सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक मेगा रिवीजन सीरीज लेकर आ रहा हूं फॉर आवर स्टूडेंट्स ऑफ सीए, सीएस और सीएमए। तो दोस्तों डायरेक्ट टेक्स्ट में हम लोग आज सैलरी वाले चैप्टर का फुल रिवीजन करेंगे। दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों। और ये मेरे लेटेस्ट नोट्स हैं जो मैंने 22 एग्जाम्स के लिए बनाए हैं। और दोस्तों ये रिवीजन वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये पूरा का पूरा हैंड राइटिंग नोट्स मैं आप लोगों के लिए फ्रीली अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से जाकर इन सारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनका प्रिंट ले सकते हैं और दोस्तों एंजॉय कर सकते हैं 22 एग्जाम्स के अंदर। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरा पूरा का पूरा रेगुलर क्लास चाहिए भाई, जिसमें मैंने क्लास में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है दोस्तों, मैंने वहां पर ये सारे नोट्स क्लास में बनवाए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सक्लूसिव लिंक दे दिया है। चाहे आप सीए के स्टूडेंट हैं, चाहे सीएस के स्टूडेंट हैं, चाहे सीएमए के, एक्सक्लूसिव लिंक दिया है क्लासेस का। तो वहां से जाकर डेमो क्लासेस देख लो। बहुत ही हैवी डिस्काउंट पर आपको क्लासेस मिलेंगी। चलो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड होगा और मेरे ऐप के ऊपर भी अपलोड होगा। तो सबसे पहली बात भाई देखो, इनकम टैक्स में जो पहला हेड होता है उसको हम सैलरी बोलते हैं। और दोस्तों सैलरी में से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं यहां पर एक क्विक रिवीजन आप लोगों को करवाने वाला हूं, है ना। तो आपको दोस्तों ऐसे सारे चैप्टर्स का रिवीजन मैं करवाऊंगा और पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेगा इसका। इसको शेयर जरूर करिएगा भाई, सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो पहली बात है दोस्तों, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन। देखो सैलरी हेड में टैक्स लगने के लिए कौन सा रिलेशन होना जरूरी है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। एक पेयर होता है और एक पेई होता है। पेयर मतलब पैसा देने वाला, पेई मतलब पैसा लेने वाला, राइट। तो इनके बीच में रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। अच्छा, पता कैसे चलता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है? कंट्रोल एंड सुपरविजन से। दोस्तों अगर कंट्रोल और सुपरविजन होगा ना, तो ये माना जाएगा कि वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो रहा है। काम कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारे के सारे डायरेक्शन एम्प्लॉयर देगा और एम्प्लॉई उन सारे डायरेक्शंस को यहां पर क्या करेगा भाई? फॉलो करेगा। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। या तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी, या दोस्तों फिर वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे डायरेक्टर का सिटिंग फीस, पार्टनर, ओहो सैलरी पार्टनर को मिलती है। पार्टनर फर्म का एम्प्लॉय नहीं होता, इसीलिए दोस्तों पार्टनर को मिलने वाला सैलरी बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम होता है। दोस्तों सैलरी हेड में टैक्स लगने के लिए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और पार्ट टाइम भी हो सकता है। ठीक है भाई। चलो सबसे पहले सेक्शन 15 की बात करेंगे, बेसिस ऑफ चार्ज। सैलरी में टैक्स लगने के लिए सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि सैलरी ड्यू और रिसिप्ट में से जो भी पहले होता है ना भाई, उस बेसिस पर हम इनकम को टैक्सेबल करते हैं। और अगर हमारा सैलरी पहले ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो जाता है तो दोबारा रिसिप्ट बेसिस पर नहीं होता। और अगर पहले रिसिप्ट बेसिस पर हो गया है तो फिर ड्यू बेसिस पर दोबारा नहीं होगा। तो सरकार कहती है जी ड्यू पहले हो जाए या रिसिप्ट पहले हो जाए, हम तो तैयार बैठे टैक्स लेने के लिए, राइट। एडवांस सैलरी, तो पहले अगर पैसा मिलेगा तो एडवांस सैलरी। अच्छा, एडवांस सैलरी जिस ईयर में मिलेगा उसी प्रीवियस ईयर में हम उसको टैक्सेबल करेंगे, है ना। जैसे प्रीवियस ईयर अभी कौन सा चल रहा है? 21-22। तो आपके एग्जाम में 21-22 का क्वेश्चन आएगा। तो 21-22 में अगर आपको सैलरी मिला है, इट मे बी पॉसिबल कि वो 22-23 या 23-24 का हो, लेकिन भाई साहब जैसे ही मिलेगा ना तो टैक्स लग जाएगा, राइट। अरे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एडवांस सैलरी में और एडवांस अगेंस्ट सैलरी में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों एडवांस सैलरी तो सैलरी होती है और वो जब भी मिलती है उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट अ सैलरी, इट इज अ लोन माय डियर फ्रेंड। आपको एम्प्लॉयर से लोन मिला है और लोन कभी भी इनकम नहीं होती। हाँ वो सैलरी के अगेंस्ट मिला है, मतलब वहां पर सिक्योरिटी के रूप में आपका सैलरी है, लेकिन इट इज नॉट ए इनकम। तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी को भाई एडवांस सैलरी की तरह ट्रीट मत कर लेना और उसको इनकम मत मान लेना। एरियर ऑफ सैलरी, दोस्तों अगर आपको एरियर ऑफ सैलरी मिलेगी और अगर वो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने साल का एरियर आपको करंट ईयर में मिलता है और उस ईयर में टैक्स लगा नहीं, तो क्या सरकार छोड़ देगी भाई?
क्या सरकार आपको माफ कर देगी? ना जी ना। जिस ईयर में वो ड्यू सैलरी मिलेगी भाई साहब, उसी ईयर में हम उसको क्या कर देंगे? टैक्सेबल। ये है एक फॉर्मेट सैलरी इनकम निकालने का। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या सैलरी का मतलब केवल मॉनेटरी बेनिफिट ही होता है, या सैलरी के अंदर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी आते हैं? सर इसके अंदर दोनों आते हैं, इसमें मॉनेटरी भी आते हैं, नॉन मॉनेटरी भी आते हैं। तो अगर कोई आपसे बोले ना कि भाई जरा सैलरी इनकम निकालो, तो सैलरी में बहुत सारी चीजें आती है दोस्तों। सैलरी में, अच्छा हमारा ऑब्जेक्ट सैलरी निकालना नहीं है दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट है टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करना। अच्छा टैक्सेबल सैलरी कैसे कंप्यूट होता है? बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन। दोस्तों ये मैं जो रिवीजन करवा रहा हूं, इससे बहुत स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है, चाहे वो मेरे से क्लास नहीं भी लिए हो तो भी मिलता है। क्योंकि जब वो एग्जाम पास करते हैं ना, तो उनका मैसेज आता है कि सर हम आपका रिवीजन क्लास लिए थे और हम पास हो गए, हमको बहुत बेनिफिट मिला। तो दोस्तों मुझे अंदर से जो एक मोटिवेशन मिलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाया। तो दोस्तों बस यकीन मानिए, वही एक नेक विचार है जिसके कारण मैं ये सब आप लोगों के लिए कर रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को बाकी सब लोगों तक पहुंचाएंगे ना, तो सच बता रहा हूं दोस्तों, दुआएं मिलेंगी। और दुआएं जो होती है ना, उनमें बहुत असर होता है, राइट। चलो, बेसिक सैलरी ले लो, फीस और कमीशन ले लो, बोनस ले लो, ये सारे वो बेनिफिट है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा। अलाउंस ले लो दोस्तों, अलाउंस क्या होता है? फिक्स सम ऑफ मनी। दोस्तों अलाउंस जितना मिलेगा ना, पहले आप उसको अंदर लिखना, राइट। लेकिन उसमें से सरकार आपको एग्जम्पशन देती है एज पर इनकम टैक्स लॉ। तो जितना एग्जम्पशन मिलता है वो सेक्शन 10 में मिलता है, माइनस कर दो, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। अच्छा इसके अलावा परक्यूसिट्स भी मिलेगा आपको एम्प्लॉयर से। तो परक्यूसिट होता है सुविधाएं। परक्यूसिट्स नॉर्मली नॉन मॉनेटरी नेचर होता है, उसका वैल्यू निकालना पड़ता है और उसको टैक्सेबल करना पड़ता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में बहुत सारे बेनिफिट आते हैं कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत रिटायरमेंट बेनिफिट देता है, लीव सैलरी देता है, ग्रेचुइटी देता है, पेंशन देता है। ये सारे बेनिफिट एक बार अंदर लिखो, ठीक है। और यहां पर भी गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन देगी सेक्शन 10 में। हमारा ऑब्जेक्ट दोस्तों रिटायरमेंट बेनिफिट निकालना नहीं है, वो तो क्वेश्चन में गिवन होता है। हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि उसमें से एग्जम्पशन कितना मिलेगा, वी हैव टू कंप्यूट, ये हमको आना चाहिए। कॉम्पनसेशन कितना मिला है लिखो भाई अंदर। अच्छा कॉम्पनसेशन जरूरी नहीं है कि जितना मिला है उतना टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें से भी दोस्तों आपको क्या मिलेगी? एग्जम्पशन। और एग्जम्पशन कौन से सेक्शन में मिलती है? 10 में। हटा दो, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। दोस्तों कभी कभी सैलरी इनकम के साथ में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी भी आप कमाते हो, और ये सब जोड़ लो भाई, टैक्सेबल पार्ट जोड़ लो, इसका टोटल क्या माना जाएगा? ग्रॉस। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस में से मिलेगा डिडक्शन। डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलता है? अंडर सेक्शन 16। उसमें 3 डिडक्शन याद रखना। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, फिक्स 50,000 रुपए तक मिलता है, मैक्सिमम 50,000 है दोस्तों। एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी एक डिडक्शन मिलता है, पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर इनकम में जुड़ेगा, फिर नीचे डिडक्शन मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो सेकंड वाला डिडक्शन है ना, एंटरटेनमेंट, गलती मत कर देना, इट इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माइनस कर दो इसको। प्रोफेशनल टैक्स का भी आपको क्या मिलता है भाई? डिडक्शन। और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है ऑलवेज पेड बेसिस पर, आप उसको पेड बेसिस पर डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। अच्छा जब जिस ईयर में पे करोगे ना, उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा, और ये राज्य सरकार लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में अगर पेड है तो लेस कर दो, हाँ अगर एम्प्लॉयर ने पहले पे किया है तो वो एक बार इनकम में भी ऐड होता है, ग्रॉस सैलरी में। अच्छा फाइनल जो अमाउंट आएगा, तुम ही तो हो भाई, तुम ही हो, इनकम अंडर द हेड सैलरी तुम ही हो, राइट। चलो भाई आगे बढ़ो। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी एंड सरेंडर ऑफ सैलरी। दोस्तों एक बार अगर इनकम आपको ड्यू हो जाती है, एक्रू हो जाती है, तो वेदर चाहे वो आपको मिले या ना मिले, इट शुड बी टैक्सेबल। तो अगर मान लो कोई बंदे की लड़ाई हुई और मालिक को कुछ भला बुरा कह दिया, 2-4 अपशब्द बोल दिए तेरी, तो ऐसे में भाई साहब उसने लास्ट में बोला कि चल मेरी तनख्वाह रख ले, तेरे को दान में दे रहा, डोनेशन में, लड़के आ गया। तो उसके सीए ने बोला यार तूने बहुत नुकसान किया, तू अपना सैलरी छोड़कर आ गया, कि हाँ कि बेटा टैक्स देगी, मैं तो पैसे ही नहीं लिया, कि भैया ड्यू तो हो गए थे ना। एक बार अगर सैलरी इनकम ड्यू हो जाती है, एक्रू हो जाती है, उसके बाद अगर आप उसको छोड़ भी दोगे दोस्तों, तो यकीन मानिए इट शुड बी टैक्सेबल, इट शुड बी टैक्सेबल माय डियर फ्रेंड, वो टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। ये सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होता है दोस्तों? कोई भी एम्प्लॉय अगर अपना सैलरी सरेंडर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करेगा,
कोई भी एम्प्लॉय करे, चाहे चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का ही क्यों ना हो। हमारे देश में एक सैलरी सरेंडर एक्ट बना हुआ है, उसमें अगर आप अपना सैलरी सरेंडर करते हो तो ये एकमात्र एक्सेप्शन है जहां पर अगर सैलरी ड्यू भी हो गई है, लेकिन अगर आपने उसको सरेंडर किया है अंडर दिस एक्ट, इट शुड बी एग्जेम्प्ट माय डियर फ्रेंड। सैलरी पेड टैक्स फ्री, अरे सैलरी पेड टैक्स फ्री का मतलब ये नहीं है कि सैलरी आपको टैक्स फ्री दे दी, ना जी ना, ऐसा नहीं है। सैलरी पेड टैक्स फ्री का मतलब है कि आपकी सैलरी पर जितना टैक्स बनता था वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। और भाई साहब जब एम्प्लॉयर पे कर देगा, जब दोस्तों उसको एम्प्लॉयर पे कर देगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो एक बार ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनेगा, क्योंकि मॉनेटरी ऑब्लिगेशन जब एम्प्लॉयर पे कर देता है अपने एम्प्लॉय की, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर ग्रॉस सैलरी। तो ध्यान रखना, सैलरी पे टैक्स फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा तो सही, लेकिन पे कौन करेगा? एम्प्लॉयर। प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी कहां माना जाता है दोस्तों? जहां आप काम करते हो, जहां आप नौकरी करते हो, जहां पर आप अपना काम कर रहे हो भाई, वहां पर माय डियर फ्रेंड प्लेस ऑफ अक्रूवल माना जाता है, वहां पर इसको प्लेस ऑफ अक्रूवल को माना जाता है। तो प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी कहां माना जाता है? सैलरी अर्न इन इंडिया, अगर यहां काम करोगे तो यहां माना जाएगा, बाहर काम करोगे तो बाहर माना जाएगा। एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने क्लास में कराया डिटेल में। अलाउंस, अलाउंस क्या होता है? फिक्स सम ऑफ मनी। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फिक्स सम ऑफ मनी देता है। तीन तरह का अलाउंस पढ़ाऊंगा, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली और फुल्ली एग्जेम्प्ट। सबसे पहले पार्टली टैक्सेबल पढ़ेंगे। दो तरह के होते हैं, एक एक्सपेंसेस बेस होते हैं, एक लिमिट बेस होते हैं। एक्सपेंसेस बेस वो होते हैं जिसमें जितना खर्चा करते हो उतना दोस्तों एग्जम्पशन मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखना खर्चा ऑफिशियल पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर आप पर्सनली पर खर्चा किए हो तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसमें 6 नाम याद रख लो: ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च और एकेडमिक अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। ये 6 नाम याद रख लो। कितना अलाउंस मिला क्वेश्चन में होगा, कितना खर्चा किए ऑफिस के लिए किए वो उस क्वेश्चन में होगा, माइनस करो, बैलेंस पार्ट टैक्सेबल। ठीक है। दूसरा, इसी के अंदर एक लिमिट बेस होता है। लिमिट बेस में क्या होता है भाई साहब? अलाउंस का नाम भी याद रखना पड़ेगा और आपको लिमिट भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये लिमिट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप एग्जम्पशन नहीं ले पाओगे। खर्चा कम करो ज्यादा करो डजंट मैटर, एक्सपेंडिचर से कोई मतलब यहां पर नहीं है। इसमें पहला आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जम्पशन मिलता है। एक बच्चे के लिए 100 रुपए मिलता है, और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए ले सकते हैं? 2 बच्चों के लिए, बच्चे 2 ही अच्छे। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जम्पशन मिलेगा, यहां भी बच्चे 2 ही अच्छे। ठीक है भाई। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए मिलता है, इसमें हैंडीकैप्ड लोग ही एग्जम्पशन ले सकते हैं, ध्यान रखना, बाकी लोग नहीं लेंगे। जो डिसेबल्ड है वो ले सकते हैं। 3200 पर मंथ का मिलेगा। फोर्थ पॉइंट पर आ जाओ भाई, ये स्पेशल अलाउंस है जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को मिलता है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नौकरी करते हैं उनको मिलता है भाई। फिक्स है, जितना अलाउंस होगा ना उसका 70% कर लो, फिक्स है, लॉ में लिमिट फिक्स है। 10,000 रुपया महीना लॉ में फिक्स है। बस इन दोनों में से जो लोअर आएगा ना उसका एग्जम्पशन ले लेना भाई, और बैलेंस टैक्सेबल। अंडरग्राउंड अलाउंस, ऐसे मत सोचना कि अंडरग्राउंड में नौकरी लगाए। अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है जब आप अननेचुरल क्लाइमेट में जॉब करते हो। 800 रुपया महीने का एग्जम्पशन आप ले सकते हो। ट्राइबल एरिया में 200 रुपया पर मंथ का एग्जम्पशन है। हिल बॉर्डर रिमोट एरिया अलाउंस में 200 रुपया से लेकर 7,000 रुपया महीना तक का यू कैन क्लेम एग्जम्पशन। तो मिनिमम साइड 200 है, मैक्सिमम साइड 7,000 है, राइट। चलो ये हो गए 6 और 7, 13 अलाउंस हो गए पार्टली वाले। एक स्पेशल अलाउंस आता है एचआरए। एचआरए इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउस किराए पर लेने के लिए मालिक आपको हाउस रेंट अलाउंस देता है। इसमें एग्जम्पशन जो मिलती है, 3 पॉइंट याद रखने का, जितना एचआरए मिला वो लिख लो। रेंट पे किया होगा आपने, अगर रेंट पे नहीं किया है तो समझ लेना एग्जम्पशन मिलेगी नहीं, तो रेंट पे करना जरूरी है। -10% ऑफ सैलरी, और एक है भाई साहब 40% ऑफ सैलरी। कभी कभी 40 की जगह 50 भी लेना पड़ता है अगर आपने मकान किराए पर लिया है दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई, 4 बड़े महानगरों में। और इन 3 में से जो लोअर होता है ना उतने की छूट मिलती है। ठीक है भाई, नीचे नोट दे रखा है। अच्छा, सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी, सैलरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सैलरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी में बेसिक सैलरी आती, इसमें डीए इफ आता और कमीशन ऑन सेल्स आता, राइट। और यही मीनिंग काफी जगह पर काम आएगा आपके। अच्छा दोस्तों, अगर आप फ्री में रह रहे हो या किराया नहीं देते हो या पप्पा के मकान में रह रहे हो, रेंट पे नहीं कर रहे हो, तो एचआरए का एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि
सेकंड पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, और तीनों में से कम भी 0 ही होता है फिर, राइट। सैलरी का मतलब मैं बता चुका हूं। रेलिवेंट पीरियड का मतलब उसी पीरियड का एग्जम्पशन लेना जिस पीरियड में आप मकान किराए पर लिए हो। अगर सपोज करो 12 मंथ्स का एचआरए मिला है और आपने मकान किराए पर 7 महीने लिया है, तो यू कैन क्लेम एग्जम्पशन ओनली फॉर 7 मंथ्स, राइट। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, ये एचआरए में जो इंफॉर्मेशन होती है ना, एक्चुअल रेंट वाली या फिर वो लोकेशन वाली या वो रेंट की इंफॉर्मेशन, इसमें अगर बदलाव होगा, इसमें अगर चेंज होगा दोस्तों, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, उतने उतने पीरियड का आपको एग्जम्पशन निकालना पड़ेगा, उतने उतने पीरियड का आपको सेपरेट सेपरेट काम करना पड़ेगा। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में रेगुलर क्लास में करवाए हैं, लिंक जाकर नीचे चेक कर सकते हैं। फुल एग्जम्प्ट, ओहो, ऐसे भी बहुत सारे अलाउंस है भाई जो पूरे एग्जम्प्ट हैं। अच्छा, जब एग्जम्प्ट है तो बाहर 0 आएगा टैक्सेबल में। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्ट अलाउंस पढ़ना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है टैक्सेबल अलाउंस निकालना। अच्छा, टैक्सेबल कब निकलेगा? जब एग्जम्पशन माइनस करोगे। तो अगर आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हो, वहां से अलाउंस मिल रहा है, फुल एग्जम्प्ट है। अगर आप जज हो, आपको कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है, फुल एग्जम्प्ट है। अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हो, आपको समचोरी अलाउंस मिलता है, फुल एग्जम्प्ट है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो दोस्तों, सरकारी, इंडिया के बाहर आपका नौकरी है, एम्बेसी में काम करते हो, आप राजदूत हो, तो भारत सरकार, इंडिया की गवर्नमेंट जितना भी अलाउंस देगी फुल्ली एग्जम्प्ट माना जाएगा। फुल्ली टैक्सेबल। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, इंटरिम अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो डीफ और डंप लोगों को नहीं दिया, क्योंकि डंप और डीफ को दोगे तो एग्जम्पशन थी, पढ़ाया था मैंने 3200 की। अच्छा, जितने भी बाकी अलाउंस बच गए ना यार भाई, सुन, इस लिस्ट का कोई अंत नहीं है। ये जो फुल्ली टैक्सेबल वाला लिस्ट है ना, इसके अंदर सारे बचे कुचे अलाउंस जोड़ लो यार, सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। चलो रिटायरमेंट बेनिफिट पर आ जाओ। सबसे पहला है एन्युटी और पेंशन। दो तरह का पेंशन होता है, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। कम्यूटेड वो होता है जो एक साथ मिलता है, अनकम्यूटेड वो होता है जो हर महीना मिलता है। जब तक एम्प्लॉय का सांस चलेगा तब तक पेंशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अनकम्प्यूटेड। अच्छा दोस्तों, ये जो कंप्यूटेड वाला पेंशन होता है ना, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करने का। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय हो, फुल्ली एग्जम्प्ट, कितना भी आपको पैसा मिले, बेसिकली इट इज नॉट लाइबल फॉर टैक्स। पेंशन का कितना भी कम्यूटेड पैसा मिले एक साथ, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। लेकिन आप सरकारी लोग नहीं हो, आप प्राइवेट हो, तो कम्यूटेड पेंशन ऐसा नहीं है कि एग्जम्प्ट नहीं होगा, होगा, डिपेंड करेगा ग्रेचुटी पर। ग्रेचुटी इज ऑल्सो रिटायरमेंट बेनिफिट। क्वेश्चन में देखो ग्रेचुटी मिला है क्या, अगर साथ में ग्रेचुटी मिला है तो कम्यूटेड पेंशन एग्जम्प्ट हो जाएगा 1/3, और अगर क्वेश्चन में ग्रेचुटी इज नॉट गिवन तो आपका कम्यूटेड पेंशन एग्जम्प्ट हो जाएगा 1/2। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1/3 और 1/2 करोगे किसका? 1/3 और 1/2 करोगे किसका? नॉर्मली एंटाइटल्ड टू रिसीव का। अब आप बोलोगे नॉर्मली एंटाइटल्ड टू रिसीव क्या होता है? दोस्तों नॉर्मली एंटाइटल्ड टू रिसीव का मतलब होता है कि आपको पेंशन अगर मान लो कम्यूटेड 50% के लिए मिला है या 60 के लिए मिला है, या दोस्तों आपको 70% के लिए मिला है, तो प्लीज कन्वर्ट इनटू 100। आप उसको 100 पर कन्वर्ट कर लो दोस्तों, आप उसको फ्री में पूरा 100 में कन्वर्ट कर लो, आपको मजा आ जाएगा, राइट। तो कम्यूटेड पेंशन लिखो, नीचे कम्यूटेड परसेंटेज लिखो, इनटू 100 कर लो उसको, है ना, बात समझ में आया? तो 1/3 1/2 उसका मत कर देना जो मिला है, 1/3 और 1/2 किसका करना है? जो कम्यूटेड 100% है उसका करना है। दोस्तों इसके अलावा ध्यान से सुनना, अगर पेंशन अनकम्यूटेड है, मंथली फॉर्मेट में मिल रहा है, तो जितने महीने तक पेंशन कमाओगे उतने महीने तक इनकम टैक्सेबल होगी। वेदर सरकारी हो या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंथली पेंशन ऑलवेज टैक्सेबल, राइट। चलो इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को कम्यूटेड पेंशन मिलेगा, नथिंग टैक्सेबल। कम्यूटेड पेंशन अगर मिलता है और LIC ऑफ इंडिया से मिलता है, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, ये भी कम्यूटेड पेंशन का प्लान देती है। आज आप कमा कमा के दो, बाद में ये लोग आपको पैसा देंगे, लेकिन नथिंग शेल बी टैक्सेबल। चलो ग्रेचुटी पर आ जाओ, दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट है। ग्रेचुटी होता है जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते, कितने साल आपने मन लगाकर काम किया, अपने जीवन का मूल्य समय दिया दोस्तों, आज आप वहां से रिटायर हो जाते हो भाई, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ग्रेचुटी का पैसा रिटायरमेंट से पहले मिल गया, मां कसम, इट शुड बी टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल माय डियर फ्रेंड। अगर ये जॉब के दौरान मिलता है तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है दोस्तों। अगर यही पैसा रिटायरमेंट पर मिलेगा या डेथ पर मिलेगा
और सरकारी लोगों को मिलेगा, सेंट्रल के लोगों को मिलेगा, लोकल अथॉरिटी वालों को मिलेगा। फुल्ली एग्जेम्प्ट, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। दोस्तों मेरा काम ग्रेचुइटी बढ़ाना नहीं है, मेरा काम है ग्रेचुइटी पर मिलने वाली एग्जम्पशन पढ़ाना। ग्रेचुइटी में क्या पढ़ाऊंगा यार, वो तो क्वेश्चन में आती है, आपका काम है एग्जम्पशन निकालना। दोस्तों अगर अदर एम्प्लॉइज को ग्रेचुइटी का पैसा मिलेगा रिटायरमेंट पर और वहां पर ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई होता है तो एग्जम्पशन। अब ये ग्रेचुइटी एक्ट क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं ना तो वहां पर ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई होता है। अच्छा, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। अगर ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई होता है तो 3 पॉइंट याद रखो। फिक्स लिमिट है 20 लाख रुपया का, एक्चुअल ग्रेचुइटी लिख लो जितना है, फॉर्मूला लगा लो 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू लास्ट मंथ का सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो ये है बेसिकली कि अगर आपको ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई होता है, दोस्तों ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई होता है तो फिक्स लिमिट है 20 लाख रुपया, एक्चुअल ग्रेचुइटी कितना मिला 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू लास्ट मंथ का सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लेकिन दोस्तों अगर ग्रेचुइटी एक्ट इज नॉट अप्लाइड, दोस्तों अगर ग्रेचुइटी एक्ट वहां पर अप्लाई नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर ग्रेचुइटी का एक्ट वहां पर अप्लाई नहीं होता है तो उसके लिए अलग है, उसके लिए फार्मूला अलग है भाई। अच्छा, अब की बार 15 डिवाइडेड बाई 26 नहीं करना पड़ेगा, अब की बार करना पड़ेगा 15 डिवाइडेड बाई 30, राइट। तो लिमिट वही फिक्स है 20 लाख रुपया का, एक्चुअल ग्रेचुइटी वही आना है, फार्मूले में चेंज है। जहां 15 डिवाइडेड बाई 26 लिया, आपकी बार 15 डिवाइडेड बाई 30 ले लो। जहां पर आप लास्ट मंथ का सैलरी पकड़ा, यहाँ लास्ट 10 मंथ का एवरेज ले लो। और जहां आप कंप्लीटेड ईयर को 6 महीना या उससे ज्यादा आने पर राउंड ऑफ किया, यहाँ कंप्लीटेड ईयर का मतलब ओनली कंप्लीटेड ईयर, फ्रैक्शन टोटली इग्नोर्ड। दोस्तों जहां ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल होता है वहां सैलरी में दो चीजें आती है, बेसिक आता है, डीए आता है। ध्यान रखना, अगर मैं डीए बोलकर चुप हो जाता हूं तो पूरा डीए लेना है, लेकिन अगर मैंने बोला बेसिक आएगा, डीए इफ आएगा, इफ का मतलब वो वाला डीए आएगा जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, प्लस कमीशन ऑन सेल्स। अगर फिक्स कमीशन है तो मत लेना, कमीशन ऑन सेल्स है तो ले लेना, राइट। अच्छा दोस्तों, अगर आप पहले भी कहीं काम किए हो, 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स के यहाँ पहले भी आपको एग्जम्पशन मिला था ग्रेचुइटी का, तो इस बार जब एग्जम्पशन कैलकुलेट करोगे तो 20 लाख का जो लिमिट होता है उसमें से पहले जो एग्जम्पशन मिला वो हटा देना। तो ऐसा करने से होएगा क्या कि 20 लाख का लिमिट आपका कम होता जाएगा, और जब ये कम होता जाएगा तो एक दिन ये लिमिट ही जीरो हो जाएगा, और जब ये लिमिट ही जीरो हो जाएगा तो एग्जम्पशन मिलना बंद। दोस्तों एग्जम्पशन मिलना बंद, हमेशा के लिए बंद, एग्जम्पशन मिलना आपको हमेशा के लिए बंद। दूसरी बात है, इफ इट इज रिसीव इन अर्लियर प्रीवियस ईयर फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, अगर दोस्तों आपको पहले किसी एम्प्लॉयर से मिला था पैसा और अभी इसी साल दोबारा रिटायर हुए हो, दोबारा मिल रहा है, तो भी 20 लाख का लिमिट कम होएगा, राइट। तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट आ जाओ, लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट, राइट। दोस्तों अगर जॉब के दौरान पैसा मिलता है छुट्टियों का, हर मालिक अपने एम्प्लॉय को छुट्टियों का इंटाइटलमेंट देता है कि भाई इतनी छुट्टी लेगा पैसा नहीं कटेगा। बहुत सारे लोग छुट्टी बचा लेते क्योंकि उनको पता है एक्स्ट्रा मनी मिलेगी इसके लिए। अच्छा दोस्तों, अगर ये पैसा बीच में मिलता है, जॉब के दौरान मिलता है, नौकरी के बीच में मिलता है, फुल्ली टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल कर दो। लेकिन दोस्तों अगर रिटायरमेंट पर मिलता है, ध्यान रखना, सरकारी है, मजा आ जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अरे जब तो लोगों को सरकारी नौकरी अच्छा लगता, क्योंकि वहां काम भी कम करना पड़ता, छुट्टी भी बचा लो, पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अदर एम्प्लॉई हो भाई साहब, 4 पॉइंट याद रखना, फिक्स लिमिट है 3 लाख रुपए की, ध्यान से सुन लो, 3 लाख रुपया का फिक्स लिमिट है। दूसरा, एक्चुअल लीव सैलरी जितना मिला है वो लिख लो। तीसरा है 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज निकाल लो पिछले 10 महीने। लेकिन यहाँ जो 10 महीना लोगे ना, वो मंथ ऑफ रिटायरमेंट से मत लेना, वो डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेना। और सैलरी में बेसिक, डीएइफ और कमीशन ऑन सेल्स तीनों आएगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि वहां ग्रेचुइटी में मंथ से देखते हैं और यहां पर दोस्तों डेट से देखते हैं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? चौथे पॉइंट में लिखा है कि अगर एक साल में 30 डेज को बेस बनाओ कि आपको 30 डेज का लीव का इंटाइटलमेंट है, क्वेश्चन में 40 दे रखा, 35 दे रखा, आपको 30 बनाना या 30 से कम को बेस बनाना, और अनअवेल्ड लीव निकालो। ठीक है दोस्तों, अनअवेल्ड लीव, और उन अनअवेल्ड लीव को मंथ में कन्वर्ट कर लो और मल्टीप्लाई करो एवरेज सैलरी से। इसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जितना उसकी छुट्टियां बची हैं। बस फिर क्या है भाई,
इन 4 में से जो भी लोअर होएगा ना, दैट शुड बी एग्जेम्प्टेड, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये मैंने स्टेप भी बता रखा नोट्स में, आप नोट्स जरूर डाउनलोड करके देखिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल पर है ये सब चीज, और भी मैं डालता रहता वहां पे। इसके अलावा नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, इसमें भी यही बात बोला कि अगर आप पहले कहीं नौकरी किए हो और अब आप रिटायर हो गए हो भाई, वहां भी आपको लीव सैलरी का पैसा मिला था, तो 3 लाख का लिमिट में से वो जो पहले एग्जामिशन लिया था वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे 3 लाख का लिमिट कम होता जाएगा एक दिन वो जीरो हो जाएगा, एग्जामिशन मिलना बंद, राइट। चलो, तो ये हो गया रिटायरमेंट बेनिफिट। अब आ जाओ भाई साहब प्रोविडेंट फंड पे। प्रोविडेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तरह का होता है प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ, पीपीएफ। एसपीएफ होता सरकारी लोगों के लिए, आरपीएफ होता प्राइवेट लेकिन वो रिकॉग्नाइज होता, इनकम टैक्स कमिश्नर अपनी अप्रूवल देता। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए होता है, लेकिन वहां इनकम टैक्स कमिश्नर साहब का अप्रूवल नहीं होता है। पीपीएफ तो जनता के लिए कोई भी खुला सकता, आप और मैं भी पीपीएफ अकाउंट खुला सकते हैं। दोस्तों प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी। एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो इट इज नॉट लाइबल फॉर टैक्स इन केस ऑफ एसपीएफ। आरपीएफ में और यूआरपीएफ में टैक्सेबल होता है, लेकिन यूआरपीएफ में हमेशा टैक्सेबल होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बीच में नहीं होता। लेकिन दोस्तों आरपीएफ के अंदर हर साल देखा जाएगा कि मालिक का कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी के 12% तक है तो टैक्स फ्री माना जाएगा। सैलरी का मतलब वही है बेसिक डीएई फॉर कमीशन ऑन सेल्स। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो मालिक नाम की चिड़िया होती ही नहीं है, एम्प्लॉयर होता ही नहीं है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोस्तों ऑलरेडी बेसिक सैलरी का पार्ट है, तो उसे दोबारा इनकम में नहीं जोड़ सकते। हाँ, ये जो एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन होता है ना, इसका एक सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है। जब आप लोग डिडक्शन चैप्टर पढ़ोगे वहां पर ये आएगा। तो बेसिकली एसपीएफ में मिलेगा, आरपीएफ में मिलेगा, यूआरपीएफ और पीपीएफ में दोस्तों ये डिडक्शन नहीं मिलता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दोस्तों एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर जो आप इंटरेस्ट कमाते हो ना, वो इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। ध्यान रखना, एसपीएफ में फुल एग्जेम्प्ट होता है, आरपीएफ के अंदर 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट का रेट है 9.5% तक एग्जेम्प्ट। यूआरपीएफ में तो मजा आ गया भाई, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होता है, साल के बीच में कुछ नहीं होता। और पीपीएफ में तो बहुत मजे हैं, उसका इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट होता है। जब भी तो लोग पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट का भी यही हाल है दोस्तों। जब रिटायरमेंट पर पैसा मिलेगा तो ध्यान से सुनना, एसपीएफ वालों को कभी टैक्स नहीं देना, आरपीएफ वालों को भी नहीं देना है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। कंडीशन अभी मैं बता दूंगा। और यूआरपीएफ वाले को तो भाई साहब देना ही अभी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ध्यान से सुनना, इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन तो खुद ही का पैसा मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पूरा पूरा टैक्सेबल होना है सैलरी एड में, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर जो आप इंटरेस्ट कमाओगे दैट शुड आल्सो बिकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, इंप्लॉई के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट कमाओगे तो वो टैक्सेबल तो होगा लेकिन अदर सोर्स में होगा। और पीपीएफ में तो बहुत मजेदार बात है भाई, पूरा एग्जेम्प्ट होता है, कितना भी पैसा मिले मैच्योरिटी पर, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अच्छा दोस्तों, सेक्शन 10(11) और 10(12) यहां पर आया और उसने बोला कि भाई 1 अप्रैल 2021 के बाद, दिस इज ए वेरी न्यू अमेंडमेंट, कि अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपया से ज्यादा हो रहा है पूरे ईयर के अंदर, अगर कंट्रीब्यूशन किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी पर्सन का प्रोविडेंट फंड के अंदर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर 2.5 लाख रुपया से ज्यादा हो रहा है, 2.5 लाख रुपया से ज्यादा पूरे साल भर में, तो 2.5 लाख तक तो 9.5% इंटरेस्ट ही एग्जेम्प्ट है, बैलेंस टैक्सेबल है। लेकिन जब कंट्रीब्यूशन 2,50,000 से ज्यादा हो जाएगा तो जितना एक्सेस वाला पार्ट होगा भाई, एक्सेस वाला, उस पर कमाया गया इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होगा। फुल्ली ध्यान से सुन लो, फुल्ली होगा टैक्सेबल। एग्जाम्पल वगैरह सारा मैंने दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों, इफ कंट्रीब्यूशन बाय द पर्सन इन अ फंड इन विच देयर इज नो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जहां एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जैसे पीपीएफ हो गया, तो वहां पर 5 लाख रुपया से ज्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट किए हो, तो जितना कंट्रीब्यूशन 5 लाख से ज्यादा करते हो उस पर अगर ब्याज कमाते हो, सो दैट वुड बिकम टैक्सेबल माय डियर फ्रेंड, है ना। तो ये एक नया वो आया है। अच्छा दोस्तों, आरपीएफ से पैसा जब मिलता है रिटायरमेंट पर तो टैक्स नहीं लगता। देयर आर सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन क्या है कि पहला है भाई 5 साल नौकरी कर लो, मस्त रहो, कितना भी पैसा मिल जाए, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। दोस्तों कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने वाला,
कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने वाला माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझो मेरी बात को, राइट। नथिंग शैल बी टैक्सेबल दोस्तों, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने वाला। और अगर मान लो 5 साल नौकरी नहीं किए तो बीमारी लग गई, उसके कारण नौकरी छोड़ना पड़ा, एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, या कोई भी रीजन अगर बियॉन्ड कंट्रोल है, तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अच्छा दोस्तों, अगर आप पैसा ट्रांसफर करा लो तो भी टैक्स नहीं लगता है। आरपीएफ से पैसा दूसरे आरपीएफ अकाउंट में डाल लो, निकालना मत, वरना बहुत बुरी बनेगी माय डियर फ्रेंड्स। ये सारी बात मैंने आपको बताई। इसके बाद में आ जाओ, ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का क्या मतलब होता है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी 5 चीजें आती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। टर्मिनेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, प्रोविडेंट फंड से पैसा मिल गया, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाता है, जो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज होते हैं, की एम्प्लॉयज होते हैं। तो जब पैसा एम्प्लॉय को मिलता है ना, तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, या जब लमसम पैसा मिलता है तो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। रेंचमेंट कॉम्पनसेशन क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं छटनी, चटनी नहीं छटनी। जब नेतागिरी करते हैं ना एम्प्लॉय लोग, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे आप बाहर नहीं निकाल सकते, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। अच्छा, वो उसका सैलरी इनकम होता है, लेकिन वो टैक्सेबल पूरा नहीं होता, एम्प्लॉय को एग्जम्पशन मिलती है। कैसे मिलती है, 3 पॉइंट याद रखना। कॉम्पनसेशन कितना मिला लिख लो, 5 लाख रुपया का लिमिट फिक्स है, लिख लो। 15 दिन का एवरेज पे ले लो दोस्तों, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ले लो, पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीना से ज्यादा है तो राउंड ऑफ कर लेना। इसके अलावा दोस्तों एवरेज पे जो आप लेते हो, वो एवरेज पे या तो मंथली लेंगे, अगर बेसिकली मंथली सैलरी मिलती है आपको, 3 महीने का एवरेज लेंगे। अगर वीकली आपको पैसा मिलता है तो 4 कैलेंडर वीक का एवरेज लेंगे। और अगर आप एक डेली वर्कमैन हो तो पिछले 12 वर्किंग जो आपके वीक्स हैं उनका एवरेज लेंगे। सैलरी के अंदर सब कुछ आता है यहाँ पर। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन में क्या नहीं आता है वो मैं बता दूं, बोनस नहीं आता है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में कंट्रीब्यूशन है वो नहीं आता है, ग्रेचुटी यहाँ पर नहीं आती है, बाकी सब कुछ आएगा माय डियर फ्रेंड। इसके बाद वीआरएस पर आ जाओ, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसमें आप अपनी इच्छा से रिटायर होते हो, कॉम्पनसेशन मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 10 में, सबको नहीं मिलेगी। सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर कंपनी और अदर कंपनी के एम्प्लॉइज को ही एग्जम्पशन मिलता है। और दोस्तों ध्यान रखना, एग्जम्पशन 5 लाख रुपए से ज्यादा आपको कभी नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट क्लेम एग्जम्पशन मोर देन 5 लाख रुपीज। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्पशन माय डियर फ्रेंड, जितना पैसा मिला लिख लो, 5 लाख रुपया का फिक्स लिमिट लिख लो, 3 महीने का सैलरी ले लो भाई, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करो, और लास्ट ड्रॉन सैलरी को रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सैलरी, जितने आपका काम का महीना बचा है, मल्टीप्लाई करो। इन चारों में से जो कम होता है उतना एग्जम्पशन आपको मिलता है। गाइडलाइंस होती है, एग्जम्पशन आप तभी ले सकते हो वीआरएस की जब आप गाइडलाइन फॉलो करोगे। पहला है 10 साल काम करते हुए हो गए हो लगातार, या आपका उम्र 40 साल का हो गया हो। दूसरी बात है भाई, सभी एम्प्लॉयज़ को एग्जम्पशन मिलता है यहाँ पर, वॉट एवर नेम कॉल्ड, केवल डायरेक्टर्स को छोड़कर। ओवरऑल रिडक्शन होना चाहिए, वीआरएस स्कीम ऐसी हो भाई, ओवरऑल रिडक्शन होना चाहिए, वैकेंसी को तुरंत फिलअप नहीं करें। रिटायरिंग एम्प्लॉई सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन नहीं करेगा। इसके अलावा जो पैसा मिलेगा भाई, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 लिमिट बताई है, इन 2 लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पैसा। पहली लिमिट क्या है कि जो रिटायरमेंट के टाइम सैलरी थी वो लिख लो, इनटू 3 महीना से मल्टीप्लाई करो, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करो। दूसरा लिमिट था सैलरी लिख लो, इनटू बैलेंस मंथ्स ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करो। इसके बाद नोट्स क्या बोलते हैं भाई, एक बार अगर आप रिलीफ अगर आप यहाँ एग्जम्पशन क्लेम कर लोगे ना वीआरएस वाली, तो हम आपको सेक्शन 89(1) का रिलीफ नहीं देने देंगे। 89(1) का रिलीफ क्या है अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। और सुनो मेरी बात, यहां अगर एग्जम्पशन क्लेम कर लोगे ना भाई, तो फिर आप कहीं पर भी एग्जम्पशन नहीं ले सकते असेसमेंट ईयर में। पूरे जीवन काल में एक बार ही एग्जम्पशन ले सकते हो। सैलरी मतलब बेसिक, डीएई फॉर कमीशन ऑन सेल्स, तीनों आते हैं। ठीक है, खत्म बात। परक्यूसिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। परक्यूसिट, परक्यूसिट मतलब सुविधाएं, बेनिफिट्स। मालिक हमको रहने के लिए मकान देता है, गाड़ी देता है, नौकर चाकर देता है, डैश 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 देता है। ये सब क्या है भाई, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, और ये सब पैकेज का पार्ट होता है। आपको क्या लगता है किसी का पैकेज अगर 12 लाख है तो क्या उसको महीने का 1 लाख रुपया मिलता है? नहीं, क्योंकि उसके 12 लाख में बहुत सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। उसको मिलते तो 60-70 हजार ही है,
कि अरे यार सच सच बता, तू तो कह रहा था 12 लाख का पैकेज है, कि भाई वो मेरे को जो गाड़ी बंगला देते हैं ना वो भी उसी में जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स वाले आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स पर ही टैक्स नहीं लगाएंगे दोस्तों, वो आपके नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पर भी टैक्स लगाएंगे। परक्यूसिट्स में कैश और काइंड सभी तरह के परक्यूसिट्स आते हैं। कभी कभी एम्प्लॉयर आपके बिल रियम्बर्स कर देता है, आपको पैसा रियम्बर्स कर देता है, दैट शुड ऑल्सो बी परक्यूसिट। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। परक्यूसिट 3 तरह का होता है भाई। एक वो परक्यूसिट होता है जो टैक्सेबल फॉर ऑल है, एक वो होता है जो टैक्स फ्री फॉर ऑल है, एक वो होता है जो टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। ऑल एम्प्लॉइज के लिए कौन कौन सा परक्यूसिट टैक्सेबल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सबसे पहला है आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, बहुत बार आता है एग्जाम में दोस्तों। अगर सरकारी लोग को मिलेगा तो एग्जम्प्ट मत समझ लेना, टैक्सेबल है। लाइसेंस फीस क्वेश्चन में गिवन होएगा सरकारी लोगों के लिए, इट शुड बी टैक्सेबल। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है भाई साहब, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि क्या अकोमोडेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने दिया है या रेंटेड है। अगर एम्प्लॉयर ने दिया है तो पॉपुलेशन के बेसिस पर आरएफए का वैल्यू निकलेगा, पॉपुलेशन क्वेश्चन में देता है वो। अगर एरिया का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा होता है तो सैलरी का आपको 15% लेने का एक बेंचमार्क बना दिया। अगर 10 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन है बट नॉट मोर देन 25 लाख तो सैलरी का 10% लेने का। ओहो अदर एरिया है तो सैलरी का 7.5% लेने का, राइट। अगर अकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट और लीज, अगर मालिक उसको रेंट या लीज पर लिया है तो 2 चीजों से कंपेयर कर लो भाई, जितना लीज मनी पे किए हो, लीज रेंट पे किए हो वो, और सैलरी का 15%, और सैलरी का 15% माई डियर फ्रेंड्स, विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से क्या हो भाई, कम हो, ठीक है। इन केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, दोस्तों अगर आपको फर्निश अकोमोडेशन मिलता है तो एक बार अनफर्निश का वैल्यू निकाल लिया आपने, फर्नीचर का अलग से ऐड कर दो। अगर मालिक ने फर्नीचर दिया है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% पर एनम ले लो, है ना, एक्चुअल कॉस्ट का 10%। देखो डब्ल्यूडीवी का मत लेना, मैं फिर कह रहा आपको, है ना, गुलाबी आंखें सब भूल जाओगे, गुलाबी आंखें, सुनो मेरी बात, एक्चुअल कॉस्ट का 10% पर एनम ले लो, एक्चुअल कॉस्ट का, डब्ल्यूडीवी का नहीं। अगर 8 महीना दिया तो 8/12 करना मत भूल जाना, राइट। और रेंट पर फर्नीचर मिला है भाई तो रेंट जोड़ लो, मालिक रेंट पे किया होगा ना, वो जोड़ लो। फर्निश मकान का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। फर्नीचर का मतलब लकड़ी का सामान नहीं होता, फर्नीचर में टीवी भी आता है, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, हाउस होल्ड अप्लायंस, एसी, प्लांट इक्विपमेंट, सारी की सारी चीजें आती है भाई। अच्छा दोस्तों, ये जितने भी परक्यूसिट्स के वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, इसमें से रिकवरी अमाउंट माइनस कर देना। इसमें से रिकवरी वाला जो अमाउंट होता है वो माइनस कर देना। एम्प्लॉयर अगर आपसे रिकवरी किया है कोई पैसे की तो वो माइनस कर देना, वैल्यू में से हमेशा होगा माइनस। इसके बाद होटल में आरएफए फैसिलिटी मिले, वाओ होटल। अच्छा होटल में सरकारी को मिले प्राइवेट को मिले, वैल्यू निकालने का तरीका एक ही है दोस्तों। अभी हम एग्जाम्पशन नहीं निकाल रहे, हम वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि अलाउंस वगैरह में वैल्यू पहले से दी होती है, वो मॉनेटरी होते हैं, वहां हम एग्जाम्पशन माइनस करते हैं तो हमें एग्जाम्पशन निकालनी पड़ती है। परक्यूसिट में हम उस परक्यूसिट का वैल्यू निकालते हैं। जैसे मकान मिला तो मकान थोड़ी जोड़ दूं भाई, मकान का वैल्यू निकालना पड़ेगा। नौकर मिला तो क्या नौकर को जोड़ दूं, नौकर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मोटर कार मिला तो क्या मोटर कार को जोड़ दूं, मुझे मोटर कार का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो होटल में आरएफए का वैल्यू कैसे निकलता है, सैलरी का 24% ले लो, फिक्स है, और होटल चार्जेस ले लो जो एम्प्लॉयर ने पे किए हैं भाई, विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से कम है। अगर एम्प्लॉयर कोई रिकवरी किया है तो वो माइनस होएगा, ध्यान रखना। एम्प्लॉयर अगर रिकवरी किया है वो हमेशा माइनस होगा, आरएफए का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। दोस्तों होटल में अगर आप 15 दिन से ज्यादा ना रहे हो, इन केस ऑफ ट्यूर और ट्रांसफर, नथिंग शेल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर 15 की जगह 16 दिन हो गया तो फिर हम पूरा 16 दिन का वैल्यू टैक्सेबल करेंगे। 1 होटल, 2 होटल, 3 होटल, सबका मिलाकर देखना है, राइट। दोस्तों आरएफए के अंदर कोई जनरल पॉइंट्स बड़े काम के होते हैं। पहली बात, अगर किसी का ट्रांसफर होता है और उसको 90 डेज के लिए, सपोज करो 2 मकान मिल जाते हैं, कि वो पहले जयपुर में भी मकान मिला हुआ था एम्प्लॉयर से, अभी उसको दिल्ली में भी मालिक ने एक हाउस दे दिया क्योंकि उसका ट्रांसफर दिल्ली हो गया। तो लॉ कहता है 90 डेज तक अगर 2 मकान मिले हुए हैं भी तो दोस्तों टैक्सेबल एक ही होएगा, आपकी चॉइस पर है, जिसमें आपको टैक्स कम लग रहा वो करवा लो। लेकिन दोस्तों 90 डेज के बाद भी, 90 डेज के बाद भी
अगर दोनों हाउस आपके पास हैं तो बोथ का वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से सुनना भाई, ऑन शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, ये होते हैं दूर दराज के क्षेत्र, जैसे कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट है, बहुत जंगल वगैरह के इलाके में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो ये जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पर अगर RFA का फैसिलिटी मिलता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन का, तो लॉ कहता है नथिंग शेल बी टैक्सेबल। दोस्तों यहाँ सैलरी का जो वर्ड है ना, मीनिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा परसेंटेज सैलरी पर निकलता, और सैलरी का मीनिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। सैलरी में सब कुछ आएगा जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, लेकिन आएगा टैक्सेबल पार्ट, ध्यान रखना इस बात का। सारे अलाउंस, बोनस, कमीशन, मंथली पे आउट्स, अदरवाइज सब कुछ आने वाले हैं दोस्तों। अगर आप एक से ज़्यादा जगह नौकरी कर रहे हो तो सभी एम्प्लॉयर्स का सैलरी आपको लेना है, चाहे मकान आपको एक ही एम्प्लॉयर ने दिया हो। दूसरी बात, जो सैलरी आप लेते हो ना, ध्यान से सुन लो, वो उसी पीरियड की लेना जिस पीरियड में अकोमोडेशन फैसिलिटी मिला है। जैसे आपको अकोमोडेशन जुलाई से लेके मार्च तक मिला है, तो काम तो आप अप्रैल से मार्च किए हो, तो सैलरी आप जुलाई से मार्च तक का ही लोगे, ना जुलाई से पहले का लोगे ना मार्च के बाद का लोगे। जो भी लोगे जुलाई से मार्च का लोगे, राइट। अच्छा, डीए कौन सा लेना है? डीए इफ वाला लेना है। इफ मतलब कंडीशनल डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट का जो पार्ट है। क्या क्या चीज़ें नहीं आती है दोस्तों यहाँ सैलरी में? पीएफ के अंदर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो नहीं आएगा। परक्यूसिट का वैल्यू नहीं आएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मालिक दिया है तो वो नहीं आएगा। तो हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट परक्यूसिट RFA पूरा हो जाता है, विच इज टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। अभी मैं दूसरा पढ़ाऊंगा, ये भी टैक्सेबल फॉर ऑल में। अभी हम पहला लिस्ट वही पढ़ रहे हैं, टैक्सेबल फॉर ऑल। इसमें है इंटरेस्ट फ्री लोन। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दोस्तों इंटरेस्ट फ्री लोन का फैसिलिटी देता है, फ्री में, कम ब्याज पर देता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट फ्री फैसिलिटी का वैल्यू निकालना है। इसके लिए दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। पहला होता है मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इसका मतलब होता है कि आपका लोन साल भर में जितने महीने चला है, उस हर महीने के एंड में लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पता करो और सारे महीने के बैलेंस जोड़कर एवरेज निकाल लो। वो होता है मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ SBI को बेस बनाना पड़ता है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लेना पड़ता है प्रीवियस ईयर का पहला दिन, मतलब 1 अप्रैल वाला, राइट। ये ध्यान रखना। अगर कोई रिकवरी है इंटरेस्ट की, जैसे सपोज SBI का रेट तो 10 था लेकिन एम्प्लॉयर ने 4% रिकवर कर लिया, तो परक्यूसिट 6% ही मानी जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं लिया है तो पूरा 10% मानी जाएगी। एक्सेप्शन याद रखना, अगर लोन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या प्रेस्क्राइब डिजीज के लिए है तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। कितना भी लोन हो, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। या लोन का अमाउंट बहुत कम है, 20,000 तक का लोन है, चाहे किसी भी पर्पस के लिए दिया जाए, तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है। ये सारी बात है भाई। और अगर कहीं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया है तो उस पर, उस लोन के अमाउंट पर जितना पैसा मिल गया है वहां तक का इंटरेस्ट क्या होगा? टैक्सेबल। एक एम्प्लॉयर अगर मूवेबल असेट यूज करने के लिए देता है अपने एम्प्लॉय को, उसमें लैपटॉप कंप्यूटर अगर देगा, तो भाई साहब नथिंग शेल बी टैक्सेबल, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अदर मूवेबल असेट अगर देगा, कार को छोड़ देना, कार का अलग चार्ट है। अगर एम्प्लॉयर की असेट है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% पर एनम लेंगे, WDV का मत लेना, मैं फिर कह रहा हूँ। हायर बेसिस है तो रेंट जोड़ देना। रिकवरी करी है मालिक ने, माइनस कर देना परक्यूसिट की वैल्यू में से। ओहो, मूवेबल असेट ट्रांसफर कर दी। देखो, यूज के लिए देना अलग बात है, ट्रांसफर करना अलग बात है। तो हम यहाँ पर असेट की एक्चुअल कॉस्ट लिखेंगे, जो भी डेप्रीशिएशन है वो हटाएंगे। अच्छा, यहाँ डेप्रीशिएशन का परसेंटेज फिक्स होता है लॉ के अंदर, और ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर WDV बेसिस लगाना है 50%, मोटर कार पर WDV 20%। सर आप तो कह रहे थे मोटर कार बाद में आएगा। अरे वो यूज के लिए बोला था, ट्रांसफर के लिए नहीं बोला था। जितने भी अदर आइटम्स हैं जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, ऐसा नहीं कि फ्रिज बिजली से चलता है तो आप पहले पॉइंट में ले लो ना। पहले पॉइंट में केवल वो डिवाइस आते हैं भाई जो बेसिकली स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें डिजिटल डायरी वगैरह सब आता है। अदर असेट में सारे हाउस होल्ड आइटम्स आएंगे, जैसे AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया। अगर वो आपको मालिक हमेशा दे देता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी, तो डेप्रीशिएशन 10% SLM के बेसिस पर माइनस होगा। SLM लगाना पड़ेगा और 10% आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट। डेप्रीशिएशन कहां से कहां तक का निकालोगे? डेट ऑफ परचेज से चालू करो और डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ परचेज से स्टार्ट करो और डेट ऑफ ट्रांसफर।
अच्छा फ्रैक्शन इग्नोर कर देना भाई, 3 साल 9 महीना आ रहा है तो भी 3 साल ही, 3 साल 11 महीना आ रहा है तो भी 3 साल ही। ट्रैवलिंग ड्यूरिंग अकोमोडेशन, ये भी एक फैसिलिटी है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर करेगा दैट शुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है भाई, उसके घर वालों पर करेगा तो भी टैक्सेबल होगा। ऑफिशियल टूर है तो एम्प्लॉय पर तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन घर वालों के लिए करेगा तो होगा, राइट। कंसेशनल फूड, फूड में क्या होता है दोस्तों, मालिक जितना खर्च करता है ना आपके, अब आप ये तो सबका डाइट अलग अलग है, कोई मान लो इतना भुक्कड़ है कि इतना खाता है बेसिकली, तो परक्यूसिट का वैल्यू डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉयर ने कितना खर्च किया, और अगर एम्प्लॉय से कोई रिकवरी है तो माइनस कर लो। एक्सेप्शन याद रखना, अगर आपको वर्किंग आवर्स में खाने पीने का सामान दिया जाता है तो जो बेवरेजेस वगैरह होते हैं उनकी तो कोई लिमिट नहीं है, फुल एग्जम्प्ट है, लेकिन जब खाना दिया जाएगा, मील दिया जाएगा, 50 रुपए पर मील तक एग्जम्पशन है। अब मान लो 300 वर्किंग डे होते हैं साल में, आपको एक मील फ्री मिलता है, तो 50 इंटू 300, साल का 15,000 तक का खाना अगर मिलेगा तो वो टैक्स फ्री माना जाएगा, एग्जम्प्ट माना जाएगा। 15,000 से ज्यादा मतलब 50 रुपए से ऊपर जा रहा है अमाउंट, तो एक्सेस पार्ट ही टैक्सेबल होगा, ध्यान से सुन लेना। टी और स्नैक्स कितने भी मिल जाए भाई साहब, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। रिमोट एरिया में खाने पीने की सुविधा देंगे तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। गिफ्ट वाउचर टोकन, जब जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो लॉ में लिखा है 5,000 तक का गिफ्ट पूरे साल भर में नथिंग शैल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर गिफ्ट सारे गिफ्ट मिलाकर 5,000 से ज्यादा हो गए जो आपको एम्प्लॉयर से मिले, तो लॉ में दो ट्रीटमेंट है, आप एक्सेस पार्ट भी टैक्सेबल कर सकते हो और चाहो तो पूरा पार्ट भी टैक्सेबल कर सकते हो। दोनों ही आंसर सही हैं, और ऐसा मैंने क्वेश्चंस में भी करवाया है, जो लोग मेरी क्लास लिए हैं वो जानते हैं। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस, दोस्तों मालिक अपना क्रेडिट कार्ड आपको दे रहा, लेकिन ऑफिशियल पर्पस के लिए दे रहा, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। पर्सनल पर्पस के लिए देगा तो मालिक जितना खर्च करेगा उसका टोटल कर लो और उसे जोड़ लो भाई वैल्यू ऑफ परक्यूसिट में। क्लब एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के लिए कॉर्पोरेट मेंबरशिप लेता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज लेती हैं, तो वो परक्यूसिट है बट टैक्सेबल नहीं है। लेकिन जब अदर पेमेंट करने पड़ते हैं या उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, तब अगर एम्प्लॉयर खर्च करता है तो वो परक्यूसिट माना जाता है। हेल्थ क्लब स्पोर्ट्स क्लब में जो भी खर्चा करेगा मालिक वो टैक्सेबल नहीं होगा। अदर बेनिफिट जो जो मालिक करता है उनका आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे, एंड दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ परक्यूसिट। लेकिन अगर एम्प्लॉई से आपने कोई रिकवरी ली है तो दोस्तों उसे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, ध्यान रखना। अच्छा, मालिक अगर एम्प्लॉय की किसी भी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन का अगर पेमेंट करेगा, ये ध्यान से सुन लो, अगर मालिक अपने एम्प्लॉय की, अगर मालिक जो एम्प्लॉयर है वो अगर अपने एम्प्लॉय की कोई भी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन का अगर पेमेंट करेगा, ठीक है, जहां पर जमा कराने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी, पे एम्प्लॉयर कर देगा, तो दैट शुड बी फुल्ली टैक्सेबल। स्वेट इक्विटी शेयर्स या ई सोप भी बोल सकते हो, ये कई बार मालिक बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को देती हैं, कम प्राइस पर देती है, सो दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ परक्यूसिट। कैसे निकालते हैं, जो भी शेयर दिए गए हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू पता लगाया जाता है, उस दिन का क्या था, और आपसे कितने पैसे लिए एम्प्लॉय से वो माइनस कर दो, बैलेंस पार्ट टैक्सेबल होता है। सर फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, अगर शेयर लिस्टेड होते हैं तो उस दिन का एवरेज लेते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग का, जिस दिन आपको शेयर अलॉट हुए हैं, और अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई थी तो उससे जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उस दिन का एवरेज लेंगे। अगर शेयर लिस्टेड ही नहीं है तो मर्चेंट बैंकर होता है, प्रोफेशनल होता है, उसकी सर्टिफिकेट में जो वैल्यू है वो लेते हैं। तो ये सारा वो परक्यूसिट हो गया जो सबके लिए टैक्सेबल है। अब मैं वो परक्यूसिट बता रहा हूँ जो सबके लिए टैक्स फ्री है, इसमें वैल्यू नहीं निकाल ली, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन सा परक्यूसिट टोटली टैक्स फ्री वाली कैटेगरी में आता है। इसमें टेलीफोन आता है, एक एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को टेलीफोन फैसिलिटी देगा, चाहे मोबाइल हो लैंडलाइन हो, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। दोस्तों प्रिविलेज पास देगा, इंडियन रेलवे देता है अपने एम्प्लॉयज को, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अगर परक्यूसिट इंडिया के बाहर दी जाती है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउंस दे या परक्यूसिट दे इंडिया के बाहर, जो एम्बेसी में काम करने वाले लोग होते हैं, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एम्प्लॉयर ने अगर स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में पैसा डाला है, परक्यूसिट है, ऐसा आ जाए एग्जाम में, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का प्रीमियम अगर मालिक देगा, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एक मालिक अपने एम्प्लॉय को रिफ्रेशर कोर्स करवाता है, उसकी ट्रेनिंग करवाता है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इसके अलावा एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
इंडिया में आप कहीं भी ट्रैवल करो, छुट्टियों के दौरान जो भी मालिक पैसा खर्च करेगा नथिंग शैल बी टैक्सेबल। खुद भी कर सकते हो, घर वालों को भी करा सकते हो। घर वालों में कौन आएगा, स्पाउस और बच्चे को तो लेना ही लेना है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, उनको तभी लेना है भाई जब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। एग्जम्पशन कैसे मिलती है, 4 साल के ब्लॉक में 2 बार मिलती है। 4 साल कैसे देखते हैं, कैलेंडर ईयर देखते हैं। अभी जो कैलेंडर ईयर है उनका ब्लॉक है 18 से 21, 22 से 25, ये 4 साल का ब्लॉक है। 4 साल के ब्लॉक में आपको एग्जम्पशन 2 ही बार मिलेगी। आप चाहे घूमने 4 बार गए, मालिक ने आपको 4 बार पैसा दिया, लेकिन एग्जम्पशन आप 2 ही बार ले पाओगे, ठीक है। और अगर नहीं ले पाए हो दोनों बार, या एक ले ली एक नहीं ली, तो नेक्स्ट ब्लॉक में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक होता है उसके अंदर हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। मॉनेटरी लिमिट क्या होती है, बाई एयर अगर आप यात्रा करते हो तो इकोनॉमी क्लास का जो फेयर है वो एग्जम्प्ट माना जाता है। बाई नेशनल करियर, और वो भी शॉर्टेस्ट रूट। एनी अदर मोड अगर है, एनी अदर मोड नॉट एयर, तो रेलवे सर्विस अगर अवेलेबल है तो फर्स्ट क्लास एसी का किराया एग्जम्प्ट होगा। रेलवे सर्विस अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो देखना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो फर्स्ट क्लास एसी का किराया एग्जम्प्ट होगा। और अगर वहाँ पर फर्स्ट क्लास बेसिकली अगर वहाँ रेलवे सिस्टम नहीं है तो फिर क्या करेंगे भाई, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि इतनी ही दूरी पर अगर ट्रेन जाती तो कितना एग्जम्पशन मिलती। 1/10/1998 से पहले के बच्चों की कोई लिमिट नहीं है। जिन बच्चों का जन्म 1 अक्टूबर 1998 के बाद हुआ है उनमें भाई साहब एग्जम्पशन 2 ही बच्चों के लिए मिलेगी। अगर किसी के जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, एक बच्चे के बाद 2 एक साथ हो गए तो तीनों के लिए मिलेगी, लेकिन पहले 2 हो गए थे फिर एक हुआ तो 3 के लिए नहीं मिलेगी, फिर 2 के लिए मिलेगी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज या उनके घर वालों को अगर एलटीसी मिलता है तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। मेडिकल फैसिलिटी एलटीसी के बाद मेडिकल फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल अलाउंस आएगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो टैक्सेबल में आता है, वो एग्जम्पशन लिस्ट में कहीं नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी जो होती है भाई साहब वो टैक्सेबल नहीं होती है, बशर्ते कि वो आपको ऐसे हॉस्पिटल में दी जावे जो एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल हो, या बेसिकली कोई सरकारी हॉस्पिटल हो, लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल हो, किसी प्रेस्क्राइब्ड डिजीज़ का हॉस्पिटल हो, है ना। तो यहाँ इलाज होने पर मालिक जितना भी खर्च करेगा नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इसके अलावा नर्सिंग होम आ जाए, प्राइवेट डॉक्टर आ जाए, फैमिली डॉक्टर आ जाए तो आप टैक्सेबल कर देना। कभी कभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की जो हेल्थ होती है उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, हेल्थ इंश्योरेंस का। नथिंग शैल बी टैक्सेबल माय डियर फ्रेंड। इसके अलावा ध्यान से सुनना भाई, कई बार प्रीमियम का रियम्बर्समेंट भी कर देता है, तो मैं बता दूं वो भी यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होने वाला। ध्यान से सुन लो, वो भी यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होने वाला। अमाउंट पेड टूवर्ड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, एलटीसी तो इंडिया में एग्जाम्प्ट है, मेडिकल ट्रीटमेंट बाहर कराओगे तो भी एग्जाम्प्ट है। ध्यान से सुन लो, मेडिकल ट्रीटमेंट पर अगर खर्चा किया है मालिक ने, ट्रैवल और स्टे पर खर्चा किया है, ट्रैवल और स्टे पर, तो मेडिकल वाला और स्टे वाला जो होता है बेसिकली ये तो एग्जाम्प्ट होता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई लिमिट। आरबीआई लिमिट क्वेश्चन में दी हुई होती है, लेकिन जो ट्रैवलिंग पर खर्चा होता है भाई उस पर एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है एम्प्लॉय की जीटीआई पर। अगर एम्प्लॉय का जीटीआई 2 लाख से ज़्यादा नहीं है तो ये ट्रैवलिंग का परक्यूसिट फुल एग्जम्प्ट माना जाएगा। अगर जीटीआई 2 लाख से ज़्यादा है तो ट्रैवलिंग वाला परक्यूसिट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फैमिली का मतलब वही है जो एलटीसी में था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर आप रेंट फ्री रेजिडेंस दोगे तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कन्वेंस फैसिलिटी दोगे नथिंग शैल बी टैक्सेबल। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है और उनको मिलने वाली परक्यूसिट कब कब टैक्सेबल होती है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को कौन सा परक्यूसिट मिलने पर टैक्सेबल होता है, अभी बताता हूँ। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है भाई, या तो आप कंपनी में डायरेक्टर हो, या आपका 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है, या 50,000 से ज़्यादा सैलरी कमाते हो पूरे साल भर में, तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉई माने जाते हो। स्पेसिफाइड एम्प्लॉई में जब 50,000 की लिमिट निकालते हो तो सारे टैक्सेबल बेनिफिट्स आते हैं आफ्टर टेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अगर 50,000 से ज़्यादा सैलरी हो जाती है तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉई बन जाते हो। सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन है, 50,000 रुपया तक का मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, बेसिक का 20%, 5,000 रुपये का फिक्स लिमिट होता है। जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है वो उन तीनों में से जो लोअर होता है।
प्रोफेशनल टैक्स अगर आप पे किए हो एम्प्लॉयमेंट पर, है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तो जितना पैसा आप खर्च करोगे पे करोगे उतना डिडक्शन मिलेगा। साल भर में 2500 से ज़्यादा ये हो नहीं सकता। अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है दोस्तों, तो पहले एक बार आपको इसे ग्रॉस सैलरी में जोड़ना पड़ेगा, फिर आप इसका क्या ले सकते हो, डिडक्शन। इसके बाद वो परक्यूसिट जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। अच्छा, इनमें एक बात ध्यान रखना, अगर आपको मॉनेटरी ऑब्लिगेशन का पेमेंट नजर आता है ना, तो आप इन परक्यूसिट को ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल कर देना, ध्यान से सुन लो, है ना। अगर ऑब्लिगेशन का पेमेंट है और अगर ये एज ए रेमुनरेशन पैकेज आपको दी गई है ये सारी चीजें, तो फिर ये टैक्सेबल होंगी स्पेसिफाइड के लिए। अब जैसे गार्डनर है, स्वीपर है, वॉचमैन है, तो इनको जितना पैसा मालिक पे करेगा वही परक्यूसिट है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में अगर एम्प्लॉयर अपने पास से दे रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वो वैल्यू होगी परक्यूसिट की। और अगर वो बाहर से लेकर दे रहा है आउटसाइड एजेंसी से, तो उसको जितना पैसा मालिक देगा वो परक्यूसिट का वैल्यू होगा, राइट। फ्री और कंसेशनल टिकट के केस में ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, एमिनिटीज़ होती हैं, जो भी एम्प्लॉयर से मिलती है एम्प्लॉय को, वो सारी यहाँ पर टैक्सेबल होती है। मोटर कार में ध्यान रखना, अगर मालिक का कार है और मालिक दे रहा है तो स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है। एम्प्लॉय का कार है, खर्चे मालिक चुका रहा है, तो सबके लिए टैक्सेबल है। फुल ऑफिशियल यूज़ पर इज नॉट है परक्यूसिट। पर्सनल यूज़ करोगे मोटर कार का, मालिक ने पैसे दिए हैं, तो जितने पैसे दिए हैं ड्राइवर का सैलरी और एक्चुअल कॉस्ट का 10% पर एनम या हायर चार्जेस आपको जोड़ना पड़ेगा। दोनों पर्पज़ में काम आती है कार, मालिक ने खर्च किए हैं। छोटी कार है अप टू 1.6 लीटर है तो 1800 रुपया महीना फिक्स लिमिट है। मोर देन 1.6 लीटर है तो 2400 रुपया महीने का फिक्स लिमिट है। अगर कार के खर्चे एम्प्लॉय देता है, छोटी कार है तो 600 रुपया महीना, बड़ी कार है तो 900 रुपया महीना। और चारों सिचुएशन में दोस्तों आपको 900 पर मंथ ड्राइवर का एड करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा ध्यान दो, अगर कार एम्प्लॉय की है, खर्चे एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, अगर फुल ऑफिशियल यूज हो रहा है कार का पूरा, इट इज नॉट अ परक्यूसिट। पूरा पर्सनल यूज हो रहा है तो भाई जितना एम्प्लॉयर खर्च करेगा प्लस जो ड्राइवर के खर्चे हैं वो ऐड कर लो। और अगर कार दोनों जगह काम आती है भाई, दोनों जगह काम आती है, तो एक बार टोटल खर्चा लिख लो, जितना भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। एक बार जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। कहाँ चला गया ये रहा। हाँ, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा था मोटर कार में। तो टोटल एक्सपेंडिचर लिख लो माइनस जितना ऑफिशियल यूज़ है। अब ऑफिशियल यूज़ या तो आप एक्चुअल माइनस कर लो, या फिर लिमिट के अकॉर्डिंग 1800 पर मंथ या 2400 माइनस कर लो। 900 ड्राइवर का माइनस कर सकते हो। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए कार मिली है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। ठीक है भाई, और ये सारी बात यहाँ पर हो जाती है। एक से ज़्यादा कार अगर आपको मिली है ऑफिशियल एंड पर्सनल, तो एक ही कार ऑफिशियल पर्सनल मानी जाएगी, बाकी सबको हम फुल्ली पर्सनल मानेंगे। एजुकेशन फैसिलिटी अगर मिलती है एम्प्लॉई या उसके घर वालों को, तो वो टैक्सेबल होती है। आसपास के स्कूल का वो देखना पड़ता है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर का स्कूल है या टाइप है, तो एक बच्चे की कॉस्ट अगर 1000 रुपया महीना तक है तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। 1000 महीने से ज़्यादा है तो पूरा भी टैक्सेबल कर सकते हो और एक्सेस पार्ट भी कर सकते हो। अदर स्कूल है तो मालिक जितना खर्च करेगा पूरा टैक्सेबल होगा। रिकवरी अमाउंट हमेशा आपको माइनस करना है। रिलीफ क्या होती है दोस्तों, सेक्शन 89(1) में एक रिलीफ होती है जब आपको सैलरी किसी और ईयर की दूसरे ईयर में मिलेगी, वेदर इन एरियर और एडवांस। और अगर रिसीविंग ईयर में टैक्स ज़्यादा बन रहा है उसके ऊपर, तो आपको निकालना पड़ेगा कि रिसीविंग ईयर में टोटल इनकम में उसको ऐड करके टैक्स निकालना पड़ता है, बिना ऐड किए टैक्स निकालना पड़ता है, और डिफरेंस निकाल के देखना पड़ता है कि कितना टैक्स बना एरियर पे। रिलेटेड ईयर जिस ईयर से है उसमें भी यही काम करके देखना पड़ता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है। अगर रिसीविंग ईयर का डिफरेंस रिलेटेड ईयर के डिफरेंस से ज़्यादा हो जाता है, अगर रिसीविंग ईयर का डिफरेंस रिलेटेड ईयर के डिफरेंस से ज़्यादा हो जाता है तो यू कैन क्लेम रिलीफ। आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो, स्टेप 2 माइनस स्टेप 4। अच्छा, जिसको रिलीफ मिलेगी उसको VRS एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू फैमिली पेंशन है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को अगर सैलरी मिलती है तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल।
तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट रिवीजन ऑफ सैलरी चैप्टर। ऐसे आने वाले सभी चैप्टर्स का मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बनाए हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए कोशिश करिए कि आपको चीज़ें याद हो। हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं इसको अपलोड करूँगा। वहाँ जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आएगा वहाँ पर। अमित खांडल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। क्लासेस देखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। और ये पूरा वीडियो ऐप वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। जीएसटी का भी मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है, रिवीजन सीरीज, वो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।